नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। जानेंगे भारत के कौन कौन से राज्यों में हैं कितने विकलांग मतदाता। दिल्ली से ग्वालियर आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एयरपोर्ट पर मिला यूनिक सरप्राइज। जानेंगे भारत में मौजूद वरिष्ठ पार्टियों के मैनिफेस्टोज विकलांगों से क्या वादे करते हैं। दीप स्तंभ फाउंडेशन के मनोबल के छात्रों ने यूपीएससी में पाई सफलता। नम्मा यात्री ने बेंगलोर में शुरू की कैब सेवा। 1% से भी कम है विज्ञापनों में LGBTQI या फिर विकलांग लोगों को दिखाया जाना। चैत्र नवरात्रि में वैष्णो देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा को बनाया गया आसान। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों का है बेहाल, शिक्षा के लिए 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं दिव्यांग बच्चे। घर खर्च में बचत करके दिव्यांगों का जीवन सुलभ बना रही हैं कुछ महिलाएं। जिला न्यायपालिका में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण संबंधी याचिका पर केंद्र तथा राज्यों को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages. With Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president, Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light,
Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, आ चुका है शुक्रवार और हम हैं एक बार फिर से तैयार डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों देर किस बात की, आज के हेडलाइंस तो हम आपको सुनवा ही चुके हैं, तो फिर करते हैं आगाज प्रोग्राम का डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। दोस्तों आज के शो की शुरुआत में ही हम आपके लिए लेकर आए हैं द नंबर ऑफ इलेक्टर्स बिलोंगिंग टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल डेटा डेटेड ऑन 8 फरवरी 2024। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल रोल डेटा दिया है, जो 8 फरवरी 2024 को बनाया गया था, उसके मुताबिक भारत में कितने PWDs हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और वो कौन कौन से स्टेट में बसे हुए हैं। तो सबसे पहले बारी आती है AN की, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। यहाँ पर अनुमान किया जाता है कि कुल 2074 मतदाता विकलांग हैं। आंध्र प्रदेश में 5,13,000 के आसपास विकलांग मतदाता हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये आंकड़ा लगभग 5,436 है। आसाम में लगभग 1.86 लाख PWDs हैं जो मतदान कर सकते हैं। वहीं बिहार में ये आंकड़ा 7.33 लाख के आसपास है। चंडीगढ़ में 3,718, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 2 लाख के आसपास PWDs ऐसे हैं जो मतदान कर सकते हैं। DD यानी दमन एंड दीव में ये आंकड़ा है 1,953। GA यानी गोवा में ये आंकड़ा लगभग 10,000 है। वहीं गुजरात में ये संख्या 3,73,000 के आसपास है। हरियाणा में 1,47,000, हिमाचल प्रदेश में 55,781, कर्नाटका में ये आंकड़ा 6,02,000 के आसपास है। केरला में ये आंकड़ा है 2,64,000 के आसपास। जम्मू कश्मीर में कुल 50,000 के आसपास PWDs ऐसे हैं जो मतदान कर सकते हैं। झारखंड का नंबर है 3,58,000 के आसपास। MP में 5,77,000, महाराष्ट्र में 5,88,000, मणिपुर में लगभग 15,000, मिजोरम में लगभग 5,000, तो वहीं मेघालय में लगभग 11,600। दिल्ली में लगभग 75,000 लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं और मतदान कर सकते हैं। तो उड़ीसा में ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास है। पंजाब में ये आंकड़ा 2 लाख के आसपास है। वहीं राजस्थान में 5,72,000 ऐसे विकलांग लोग हैं जो मतदान के लिए पात्र हैं। तेलंगाना में ये आंकड़ा है 5,28,000। तमिलनाडु में आंकड़ा है 5,55,000। त्रिपुरा में ये आंकड़ा है 17,841। यूपी में 12,28,000, उत्तराखंड में 77,841 तथा वेस्ट बंगाल में 5,02,000 के आसपास PWD वोट कास्ट हो सकते हैं। दोस्तों खबर है ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट से। ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक अनोखा वाकया हुआ है। यहाँ पर फ्लाइट से आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक अनोखी भेंट दी गई। दरअसल इंडिगो की एक दिव्यांग क्रू मेंबर ने उन्हें उनकी पेंटिंग भेंट की। इस पेंटिंग को दिव्यांग क्रू मेंबर ने खुद ही बनाया है। ये भेंट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उनका अभिवादन किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो भी अपलोड किया है। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सिंधिया 15 अप्रैल को दिल्ली से फ्लाइट में ग्वालियर आए थे। इस वाकये को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया X पर शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा है, दिल छूने वाला पल। इंडिगो 6E की एक दिव्यांग क्रू सदस्य सुहाना बानो द्वारा बनाई गई ये सुंदर तस्वीर भेंट की गई। धन्यवाद।
इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई मंदिरों के भगवानों के दर्शन किए और पूजाओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, बड़ों का आशीर्वाद हर काम को सफलता से पूरा करने की शक्ति देता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश में चुनाव का माहौल जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टोज लेकर, अपने अपने वादे साथ लेकर, अपने घोषणा पत्र लेकर तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के मुख्य पार्टीज के घोषणा पत्रों में दिव्यांगों के लिए क्या वादे किए गए हैं? आइए जानते हैं। अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कई प्रावधान भी रखे हैं, जिसमें विकलांगता, नुकसान या यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार करने का आश्वासन दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान हर माह 200 से 500 रुपए है। कांग्रेस ने इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह करने का वादा किया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए संचार और सीखने को सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कहा है कि यदि वे चुन के आते हैं तो ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा को भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि विशेष शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएं। विशेष जरूरतों वाले बच्चों और दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को सख्ती से लागू किया जाए। ये वादा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आगे छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस स्थानीय सरकारी निकायों में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी, जिस समान छत्तीसगढ़ में किया गया था। पूरे देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकलांगों के लिए सहायता प्राप्त जीवन और देखभाल केंद्र की स्थापना करने की योजना भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले ही सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें दिव्यांगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए एक पूरा खंड समर्पित किया गया है। इसी के साथ साथ लैंगिक बजटिंग के अनुरूप ही विकलांगता बजट पेश करने का वादा किया गया है। मंत्रालयों में 5% आवंटन विकलांगों के लिए निर्धारित किया जाएगा और साथ ही सहायता और उपकरणों पर जीएसटी हटाए जाने की बात भी सीपीआई के मैनिफेस्टो में लिखी गई है। कांग्रेस की तरह ही सीपीआई दल ने भी आश्वासन दिया है कि अगर मौका मिले तो वे विकलांगता को ऐसे आधार के रूप में शामिल करेंगे जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड की सार्वभौमिक वैधता सुनिश्चित करने से लेकर निजी क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का विस्तार करने और न्यूनतम 6000 रुपए की समान विकलांगता पेंशन का मार्ग प्रशस्त करने तक भी सीपीआई-एम ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। साथ ही सीपीआई ने अपने मैनिफेस्टो में विकलांग महिलाओं को आजीविका और आवास प्रदान करके सशक्त बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, इन दोनों राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र पर पहली प्रतिक्रिया में विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और विकलांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक श्री अरमान अली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का विस्तार करने की घोषणा की है। विकलांगता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करना केवल एक नीतिगत घोषणा नहीं हो सकती, ये हमारे समाज में विकलांग व्यक्तियों को देखने और शामिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। कांग्रेस की ही तरह वामपंथी दलों ने आश्वासन दिया है कि अगर मौका मिलेगा तो विकलांगता को ऐसे आधार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा। श्री अरमान अली आगे कहते हैं कि सभी विकलांग व्यक्तियों की ओर से इन सभी राजनीतिक दलों से इन चीजों का पालन करने और विकलांगता को विविधता के मूलभूत पहलू के रूप में अपनाने और राष्ट्रीय जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों को समावेशित और सशक्त करने का आह्वान करता हूँ। विकलांगों के लिए अधिकारों के राष्ट्रमंच के महासचिव श्री मुरलीधरन ने कहा कि ये अच्छा है कि राष्ट्रीय दलों द्वारा जारी किए गए पहले 2 घोषणा पत्रों में विकलांग व्यक्तियों की मांगे और चिंताएं शामिल तो हैं, लेकिन अंततः जो चीज मायने रखती है वो ये है कि इन वादों का कार्यान्वयन किया जाएगा या नहीं।
दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि हाल ही में आए बीजेपी के घोषणा पत्र में दिव्यांगों के लिए क्या वादे किए गए हैं। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास इस कैटेगरी के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए किफायती उपकरणों का निर्माण करने का वादा किया है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हम दिव्यांगों के लिए किफायती एवं स्वदेशी उपकरणों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे ताकि भारत ऐसे उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को आवास प्रदान करने का वादा भी इस मैनिफेस्टो में नजर आता है। लिखा गया है कि हम पीएम आवास योजना के अंतर्गत विशेष रूप से दिव्यांगजनों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर उनके अनुरूप किफायती एवं सुलभ आवास प्रदान करते रहेंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह के नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। लिखा गया है कि हम देश भर में ट्रांसजेंडर्स की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहचान पत्र जारी करेंगे एवं सभी पात्र ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करेंगे। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अनुवाद की सुविधा के लिए भाषिणी जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम का विस्तार भी किया जाएगा। साथ ही स्वस्थ भारत की मोदी की गारंटी के अंतर्गत मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आया है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि हम योग और ध्यान सहित अपने पारंपरिक उपायों को सुदृढ़ बनाएंगे और साथ ही मानस और मनोदर्पण जैसी मेंटल हेल्थ सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इसी पन्ने पर बीजेपी ने वैक्सीन अनुसंधान को बढ़ावा देने की भी बात की है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दीदीर शपथ नाम से आ चुका है। इस घोषणा पत्र में 10 वादों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें खासकर दिव्यांगजनों के लिए समर्पित ऐसा कोई भी वचन या कोई भी उल्लेख किया नहीं गया है। तो ये था भारत की कुछ मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो का जायजा दिव्यांगों के हिसाब से। लेकिन आने वाला वक्त ही बता सकता है कि इन मैनिफेस्टोज में किए गए वादे कितने सच साबित होंगे और कितने वादों का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। दोस्तों यूपीएससी में रोशन हुए हैं दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के नवग्रह यानी कि 9 छात्रों को यहां सफलता मिली है, जिनमें के एक मजदूर का दिव्यांग बेटा भी कलेक्टर बनने जा रहा है। वर्ष 2023 में आयोजित किए गए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के अंतिम परिणाम कुछ ही दिनों पूर्व घोषित किए गए, जिसमें दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के विभिन्न वर्गों में प्रशिक्षण पाने वाले 9 छात्रों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की, जिनमें से 5 छात्र दिव्यांग हैं। सफल छात्रों में फरहान जमादार कोल्हापुर ऑल इंडिया रैंक 191, आयुष अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया रैंक 341, प्रवीण सिंह चरण अजमेर राजस्थान ऑल इंडिया रैंक 532, प्रियंका मोहिते येवला जिला नासिक ऑल इंडिया रैंक 595, सुरेश बोरकर नागपुर ऑल इंडिया रैंक 658, प्रीतेश बाविस्कर कसौदा जिला जलगांव ऑल इंडिया रैंक 767, पार्थ चावड़ा जूनागढ़ ऑल इंडिया रैंक 932, भानु शर्मा कल्याण ऑल इंडिया रैंक 1014 भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि इन छात्रों को राजेश पाटिल IAS, वैभव निम्बालकर IPS, मयूर सूर्यवंशी IPS, धीरज मोरे IRS, विभाग प्रमुख मिलिंद उषा रामकृष्ण और अमोल लंके सहित 11 अधिकारियों की एक टीम ने मार्गदर्शन दिया था। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि दीप स्तंभ मनोबल एक आवासीय संस्थान है जो विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, ट्रांसजेंडर्स और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ये विशेष रूप से समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, प्रौद्योगिकी और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान अपने छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी सहायता देता है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए समान अवसरों वाला एक समावेशी समाज बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये जान ले कि ये सभी सेवाएं छात्रों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
जिसका उद्देश्य शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। दोस्तों, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के यजुवेंद्र महाजन कहते हैं कि प्रतिभाशाली और दिव्यांग छात्रों द्वारा हासिल की गई सफलता विशेष रूप से दिव्यांग और वंचित समुदायों के छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं बेंगलोर से। मोबिलिटी ऐप नम्मा यात्री ने बेंगलुरु में कैब सेवाएं शुरू कर दी हैं। उच्च कमीशन और पारदर्शिता की कमी को स्वीकार करते हुए ऐप आजीवन शून्य कमीशन और डायरेक्ट टू ड्राइव मॉडल की पेशकश कर रहा है। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC नेटवर्क ऑफर करता है 100% ओपन डेटा और ओपन सोर्स कोड। एक बयान में मंच ने दावा किया है कि ये कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम मूल्य निर्धारण दिशा निर्देशों का पालन करता है। ये प्रतिबद्धता ग्राहकों और ड्राइवरों के लिए लाभ के लिए पीक आवर्स के दौरान अनुचित मूल्य निर्धारण को समाप्त करते हुए उचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को सुनिश्चित करेगी। ये ऐप जल्द ही इंटरसिटी रेंटल शेड्यूल सवारी की शुरुआत करेगा और पूरे कर्नाटक में खुलेगा। ये विकलांगता अनुकूल सवारी, अतिरिक्त सामान, पालतू जानवरों के साथ यात्रा करना और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों की यात्रा जैसे विशेष अनुरोधों को भी समायोजित करेगा। कर्नाटक के परिवहन मंत्री मंजुराई रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मुझे कर्नाटक के अपने घरेलू ऐप नम्मा यात्री के लिए इस मील के पत्थर के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण और ड्राइवर कल्याण में अग्रणी प्रयासों ने एक सराहनीय मिसाल कायम की है। नवाचार, पारदर्शिता और समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मैं सराहना करता हूं और कैब सेवा लॉन्च करने में उनकी सफलता की कामना करता हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं LGBTQ समुदाय और विकलांग जनों के रिप्रेजेंटेशन की। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि दी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने संयुक्त राष्ट्र महिला संयोजक अनस्टीरियोटाइप अलायंस UA के साथ भारतीय विज्ञापन में विविधता और समावेशन को मुख्य धारा में लाने के लिए एक शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी की है। कांतार के साथ साझेदारी में विकसित ये अध्ययन भारतीय विज्ञापन के भीतर विविधता और समावेशन के दायरे पर प्रकाश डालती है, जो उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों के बारे में अभ्यास करता है।
अध्ययन में 13 भाषाओं में 261 से भी अधिक विज्ञापनों की जांच की गई और उन्हें उम्र, लिंग और अभिविन्यास, नस्ल, जातीयता, शारीरिक उपस्थिति, सामाजिक वर्ग, विकलांगता और धर्म के 8 आयामों में मैप किया गया। इसमें बताया गया कि भारतीय विज्ञापन लैंगिक आयाम पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अन्य सभी पहलुओं पर कमजोर हैं। कांतार के लिंक इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क द्वारा भारतीय विज्ञापनों का विश्लेषण महिला प्रतिनिधित्व में लगातार वृद्धि का संकेत दे रहा है। 45% विज्ञापनों में अकेले महिलाओं को ही दिखाया जाता है, जो वैश्विक औसत है 25%। पुरुषों और महिलाओं के चित्रीकरण में महिला पात्रों को अधिक रूढ़िबद्ध दिखाया जाता है और पुरुषों की तुलना में निष्पक्ष और दुबली पतली औरतें दिखाई जाती हैं। महिलाओं का चित्रीकरण भी देखभाल करने पर आधारित है, उसी समान पुरुषों का अधिकार पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1% से भी कम विज्ञापनों में LGBTQI समुदाय के सदस्य या विकलांग लोगों को दिखाया जाता है। लगभग 4% विज्ञापनों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध लोगों को दिखाया गया है। कई अन्य बाजारों के विपरीत भारत अपनी जातीयता और त्वचा के रंग में अंतर्निहित विविधता को मानने में बहुत दूर है। वैश्विक औसत 19% की तुलना में भारत में जातीयता और त्वचा के रंग भेद को ना मानने की वजह से केवल 3% विज्ञापन ऐसे हैं जो समुदाय का प्रतिनिधित्व ठीक से कर पाते हैं और 27% के वैश्विक औसत की तुलना में केवल 4% त्वचा के रंग की विविधता को दिखाते हैं। इसी के साथ विज्ञापनों के प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए उपभोक्ताओं के ऊपर भी एक अध्ययन किया गया, जिसका नाम है अध्ययन प्रोग्रेसिव अनस्टीरियोटाइप मेट्रिक, यानी कि PUM। PUM उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया को मापता है कि क्या विज्ञापन में लोगों को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो समाज के आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक PUM के परिणाम स्वरूप उच्च ब्रांड संबद्धता और खरीदारी का इरादा होता है। ASCI यानी कि द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO और सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर ने कहा कि प्रगतिशील विज्ञापन समाज ब्रांड्स के लिए बेहतर काम करता है। जो विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रणों में फंसे हुए हैं, उनमें भारत के विविध उपभोक्ता आधार से जुड़ने की कोई सीमा नहीं रखते। अनस्टीरियोटाइप अलायंस और अन्य भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए ASCI व्यापक D&I प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में उद्योग का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, खबर सुनते हैं जम्मू से। देश भर से हजारों श्रद्धालु मंगलवार को 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र शुरू होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्री वैष्णो देवी माता श्राइन बोर्ड के द्वारा इस शुभ अवसर पर वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में शांत वातावरण के बीच शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, साथ ही अनुष्ठान भी किए गए। उन्होंने बताया कि त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर में सभी के लिए सद्भाव और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए नवरात्रि में पवित्र अनुष्ठान भी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि तीर्थ यात्रा में सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति की जाएगी। स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं, बोर्ड के भोजनालयों में विशेष व्रत वाला भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा को आसान बनाने के लिए मंदिर में मुफ्त टट्टू और बैटरी कार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों, खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पोल खोलने वाला एक मामला सामने आया है। प्रदेश के शहडोल जिले में 10 दिव्यांग बच्चे बीते 1.5 माह से शिक्षा के लिए चक्कर काट रहे हैं। शहडोल जिले में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा। हाल ही में शहडोल दिव्यांग छात्रावास से ऐसा मामला सामने आया है जो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देता है। छात्रावास में 40 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 30 बच्चे तो स्कूल जाते हैं, लेकिन 10 बच्चे बीते 1.5 माह से शिक्षा पाने के लिए स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। प्रेरणा फाउंडेशन द्वारा संचालित इस हॉस्टल के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। शहडोल दिव्यांग छात्रावास को शासन ने प्रेरणा फाउंडेशन को संचालित करने का काम दिया है।
इसकी देख रेख करने की सारी जिम्मेदारी प्रेरणा फाउंडेशन की है, लेकिन बच्चों की शिक्षा का पूरा अधिकार शासन के पास है। दिव्यांगों को शिक्षा के लिए शासकीय अर्बन बेसिक स्कूल के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। दिव्यांग छात्रावास के अधीक्षक मोहित यादव ने बताया कि अर्बन बेसिक स्कूल के प्रिंसिपल सुदामा तिवारी द्वारा लगातार बच्चों के कागजों के लिए आए दिन परेशान किया जा रहा है। 1.5 माह से अधिक हो गया है, लेकिन बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है। अधीक्षक मोहित यादव ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को अर्बन बेसिक स्कूल से लाया गया तो प्राचार्य सुदामा तिवारी ने दिव्यांग बच्चों को जहां सामान्य बच्चे भोजन करते हैं वहां पर बिठाया। जब इसका विरोध किया गया तो प्रिंसिपल ने उस पर ही कार्रवाई करने की बात की। इसके अलावा दिव्यांगों को ना तो शिक्षा मिल पा रही है और न ही उनका अधिकार। हॉस्टल के 9 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो तानाशाही रवैये के कारण 1.5 माह से परेशान होकर छात्रावास में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले में जब जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक विवेक पांडे जी से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग 15-20 दिन पहले ही उन्होंने और कलेक्टर ने बच्चों के एडमिशन के लिए अर्बन बेसिक स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कहीं न कहीं सरकारी दांवों पर बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। दोस्तों, अब आपसे मिलवाते हैं यमुना नगर की कुछ महिलाओं से जो दिव्यांगों की परेशानी में उनकी मदद कर रही हैं। ये गृहिणियां हैं जिन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई है जो घर खर्च की राशि में बचत करके दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करती है। नव चेतना सोसाइटी ने अभी तक 70 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। इनमें सभी महिलाओं ने बैठकर निर्णय लिया कि क्यों न ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाए। ये महिलाएं अपने खर्च की बचत से दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ रही हैं। इनकी एक टोली नर सेवा को नारायण सेवा मान रही है। ये जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की राह भी दिखाती है। 4 वर्ष पहले इन महिलाओं ने नव चेतना सोसाइटी बनाकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। अब दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग भी उपलब्ध करा रही हैं। 70 लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग लगवाए जा चुके हैं। यही नहीं, समय समय पर इन कृत्रिम अंगों की मरम्मत के साथ साथ नए अंग दोबारा भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका पूरा खर्चा ये महिलाएं स्वयं उठाती हैं। पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा बचाकर ये महिलाएं समाज की सेवा के कार्यों में खर्च कर रही हैं। संस्था से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि अपने घरों का काम करने के बाद वे समाज सेवा के लिए समय निकालती हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन समाज और अभाव में जिंदगी जी रहे लोगों के लिए जीना भी चाहिए। फिजूल खर्ची के बजाय बचत करके जरूरतमंदों की सहायता करने से उन्हें सुकून मिलता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हाईकोर्टों से जवाब मांगा कि जिसमें 2016 के एक कानून के तहत दिव्यांगों के लिए जिला न्यायपालिका की न्यायिक नियुक्ति में 4% आरक्षण सहित अन्य राहत देने की मांग की गई है। जनहित याचिका में दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित कानून के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मौजूदा न्यायिक सेवा के नियमों को दुरुस्त करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका दायर करने वाले 2 याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख की दलीलों पर गौर किया। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा। 2016 का कानून एक विशेष कानून है जिसे दिव्यांगों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है। इसमें दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए निर्धारित सिद्धांतों के अलावा गैर भेदभाव और समानता को बढ़ावा देना शामिल है। वकील शशांक सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि विधायिका ने ये उचित समझा है कि वैधानिक प्रावधान के तहत दिव्यांगों के लिए आरक्षण 4% से कम नहीं होना चाहिए। ये याचिका उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी रेंगा रामानुजन और बेंगलुरु की सुमैया खान द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि निचली न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों में दिव्यांगजनों का कोटा 4% से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि 2016 का अधिनियम धारा 34 के तहत अनिवार्य किया गया है।
तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर जानेंगे। भारत के कौन कौन से राज्यों में हैं कितने विकलांग मतदाता। दिल्ली से ग्वालियर आ रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एयरपोर्ट पर मिला यूनिक सरप्राइज। जानेंगे भारत में मौजूद वरिष्ठ पार्टियों के मैनिफेस्टोज विकलांगों से क्या वादे करते हैं। दीप स्तंभ फाउंडेशन के मनोबल के छात्रों ने यूपीएससी में पाई सफलता। नम्मा यात्री ने बेंगलोर में शुरू की कैब सेवा। 1% से भी कम है विज्ञापनों में LGBTQI या फिर विकलांग लोगों को दिखाया जाना। चैत्र नवरात्रि में वैष्णो देवी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा को बनाया गया आसान। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों का है बेहाल। शिक्षा के लिए 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं दिव्यांग बच्चे। घर खर्च में बचत करके दिव्यांगों का जीवन सुलभ बना रही हैं कुछ महिलाएं। जिला न्यायपालिका में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण संबंधी याचिका पर केंद्र तथा राज्यों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब।